नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में अब घंटाधारी, गदाधारी और गधाधारी वाली सियासत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दूसरे के हिंदुत्व को कमजोर दिखाने के लिए और अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए सियासी वाद पलटवार का स्तर गिरना शुरू हो चुका है। कोई धमकी दे रहा है तो कोई जवाब दे रहा है। राज ठाकरे 3 मई का अल्टीमेटम देते हैं तो उद्धव ठाकरे गदाधारी शिव सैनिकों का जिक्र करते हैं तो फडणवीस उससे भी आगे निकल जाते हैं। चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली नवनीत 4 दिन से जेल में बंद हैं। तो क्या 3 मई को कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि उद्धव सरकार लाउडस्पीकर विवाद को धार्मिक और राजनीतिक नहीं, कानूनी मुद्दा मानती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। ठीक वैसी कार्रवाई जो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यूपी में मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं और जहां बचे हुए हैं उनका भी शोर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक कम कर दिया गया है और वहां इसका कोई विरोध नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं कर रहा है। सीएम ने सबकी बात मानी है क्योंकि कार्रवाई कानून के मुताबिक बिना भेदभाव के हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और जमीन से अपने संवाददाताओं से जानेंगे पूरा सच क्या है। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा, रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। घंटाधारी आणि गदाधारी, घंटाधारी आणि गदाधारी, मी असं म्हटलं की घंटाधारी गदाधारी, ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात हे आमच्या लक्षात येतं। आप जरा बयानबाजी का स्तर देख लीजिए, कहां से कहां तक पहुंच चुका है। तो क्या ये सब चुनाव को देखते हुए हो रहा है? 2024 पर सबकी नजर है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में मैं उनका परिचय आपसे करवाऊंगी। इस बीच मेरे सहयोगी महाराजगंज से राजीव रंजन जुड़ गए हैं, लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव रंजन, मैं आपके पास आ रही हूं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल क्या कर रहे हैं और तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो मैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा को लेकर माहौल क्या है, किस तरीके की तस्वीर वहां पर उभर कर आ रही है। और 3 मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। 1 मिनट राजीव, श्वेता शालिनी जी जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी महाराष्ट्र। डॉक्टर वागीश सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी MNS। और कपिल श्रीवास्तव, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। राजीव, अब आप बोलिए। देखिए विपनेश, मैं बात को इसी से शुरू करता हूं कि जब महाराष्ट्र में अजान और हनुमान का विवाद शुरू हुआ तो सबसे पहले इस पर एक्शन अगर कहा जाए तो देश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया। योगी सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि जो धार्मिक परिसर, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज़ उनके परिसर से बाहर न जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। ये निर्देश इस तरीके से लागू किया गया, इस तरीके से दिया गया कि अब ज़्यादातर जगहों पर, खास करके जो बड़ी जगहें हैं, खास करके जैसे जुमे की नमाज है या मंगलवार को आरती का दिन है, इन जगहों पे जो बड़े मंदिर है उसमें तत्काल प्रभाव से मनकामेश्वर मंदिर है और तमाम मंदिर जो बड़े मंदिर है, और जहाँ जहाँ के बड़े मंदिर में गया वहाँ पर मैंने देखा कि मंदिरों ने लाउड स्पीकर हटाए भी हैं और आवाज़ को कम अपनी आरती के समय किया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय बात मैं कहूँगा, मैं गोरखनाथ मंदिर में गया जहाँ के मुख्यमंत्री महंत उस मठ के महंत हैं, वहाँ पर भी आरती के वक्त अब आवाज़ को धीमे कर दिया गया। और चूँकि वो तो परिसर बहुत बड़ा है, मंदिर के जो लाउड स्पीकर की आवाज़ मुझे लगता है पहले भी बाहर नहीं जाती रही होगी, लेकिन बाहर की तरफ जो लाउड स्पीकर थे वो हटा भी दिए गए और वहाँ की आवाज़ को कम भी कर दिया गया। और लखनऊ में मैं टीले वाली मस्जिद गया, ईदगाह की मस्जिद गया, वहाँ अजान के वक्त बिल्कुल धीमी आवाज़ में ये अजान हो रही थी, लाउड स्पीकर से आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। सारे धर्मों की तरफ से सारे धर्मों के तरफ ये निर्देश दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि इसका कहीं कोई विरोध उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और इतनी सुगमता से और इतनी सादगी से और इतने स्पष्ट तरीके से ये निर्देश उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और कहीं भी इस बात की न चर्चा है, कहीं नाराज़गी नहीं है, कहीं विरोध नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँ कि छोटी जगहों पर, गांव में, कस्बों में या छोटे जगहों पर अभी वो निर्देश ठीक से लागू नहीं हुआ। कल मैं अयोध्या में था, मंगलवार का दिन था, हनुमानगढ़ी पर उसी तरह से लाउड स्पीकर था, आवाज़ उसके परिसर से बाहर, और भी दो एक जगह भजन, जो मैंने अपने कार्यक्रम में दिखाया, भजन की आवाज़ वो उनके परिसर से बाहर जा रही थी। और ठीक इसी तरह अजान में भी लाउड स्पीकर अभी उसी तरह थे और दूर तक आवाज़ जा रही थी। मुझे कल ही बताया गया कि अयोध्या में पुलिस और प्रशासन ने कल ही धार्मिक परिसर के लोगों को एक ऑर्डर रिसीव कराया, एक निर्देश, एक डायरेक्शन की कॉपी रिसीव कराई है। और देर शाम तक ये बात सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मियाद रखी है कि 30 अप्रैल के पहले जितने अवैध लाउड स्पीकर है वो हटा लिए जाएंगे और इसकी ड्राइव चलाई जाएगी। और जो धार्मिक परिसर है उन लोगों से कहा जाएगा विशेष अवसरों को छोड़ के, परमिशन, अनुमति लेने के बगैर अगर किसी ने लाउड स्पीकर एक जो मर्यादा है, एक जो सीमा है, अगर उससे ज़्यादा आवाज़ से किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है महाराष्ट्र पर, जहां से ये विवाद शुरू हुआ वहां अजान तो पीछे हट गया। अब अजान पे चर्चा नहीं चल रही है, अब हनुमान चालीसा पे चर्चा चल रही है। अब मस्जिद में अजान हो, कितनी डेसिबल की हो, वो पीछे चला गया। अब हनुमान चालीसा मैं तुम्हारे घर पे आके पढ़ूंगी और मैं हनुमान चालीसा ज़्यादा याद है, मैं गदाधारी हूँ, वो घंटाधारी हैं। अब ये ज़्यादा हिंदुत्व की बात होने लगी कि कौन ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाला है, कौन हिंदुत्व की सबसे ज़्यादा लंबरदार पार्टी है, कौन हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। देखिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है विपनेश, मैं आपको बताऊं, अभी सुबह सुबह के सामना को आप देखिए, सामना में लिखा गया सीधे सीधे, एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं, किस बात की, वो हनुमान चालीसा की बात को लेकर के चिट्ठी लिख रहे हैं। आप देश के इतिहास में शायद पहला ऐसा मौका होगा जब किसी प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे पर उसके पढ़े जाने के मुद्दे पर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ सामना, जो कि शिवसेना का एक मुखपत्र है, और उस मुखपत्र में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज सुबह हुआ है, देखिए वो लिख रहे हैं कि किरीट सोमैया को पत्थर लगा, पत्थर उनके चेहरे पर जाकर लगा, खून नहीं निकला, वो टोमेटो सॉस था। अब वो एक किरीट सोमैया एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके गाड़ी पे पत्थर लगी, चोट लगी, जो भी हुआ, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ। शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो टोमेटो सॉस लगा करके नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। इस स्तर पर देश की सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था वाले शहर मुंबई, जो हमारे शहर का ताज, हमारे देश का ताज हुआ करता था, आज भी जहां सारे बड़े उद्योगपति, सारे बड़े फिल्म स्टार और सारे बड़े लोग जो रोजगार देते हैं या जो मैटर करते हैं देश में, राजनेताओं के अलावा सब मुंबई में रहते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो दुनिया के दूसरे शहरों से टक्कर देता है हर मामले में। आज उस शहर में हनुमान चालीसा, आज उस शहर में टोमेटो सॉस, आज उस शहर में लाउड स्पीकर बांटा जा रहा है। राजनीति का स्तर वहाँ पर आ गया और ये सिर्फ दो वजह से हो रहा है। पहली बात तो ये कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे ने मिलकर इस मुद्दे पर बिल्कुल, मैं कहूँगा कि उनको बैकफुट पर लाया है। अब चूंकि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनका गठबंधन है, आप देखिए कांग्रेस और एनसीपी बिल्कुल इस मामले में चुप है। और हालांकि आज इफ्तार पार्टी की बात है, शरद पवार की, वहाँ से कुछ बात निकले तो समझ में आए, लेकिन सारा दारोमदार उद्धव ठाकरे पर इसको टैकल करने के लिए दे दिया। मैंने पहले भी कहा था, अब राज ठाकरे, जहाँ तक मैं महाराष्ट्र की राजनीति को समझता हूँ, अब राज ठाकरे औरंगाबाद के शहर का नाम बदल के संभाजी नगर करने का दबाव उद्धव ठाकरे सरकार पर डालने वाले होंगे, जरूर उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। 1 तारीख को वहाँ जा रहे हैं क्योंकि बाल ठाकरे ने ये फैसला किया था, हालांकि वो हाई कोर्ट में रुक गया था। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति चूँकि 2.5 साल हो गया है, अगले 6 महीने में 3 महीने इस सरकार के पूरे हो जाएंगे, 2.5 साल, आधा कार्यकाल खत्म हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो गर्मी है वो हनुमान चालीसा अजान से जो शुरू हुई है, अब ये थमने का नाम लेगी नहीं। तो अहम बात राजीव, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है कि राजनीति अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। दूसरा ये कि नेताओं ने चुनाव में जीत के लिए अपने मुद्दे ढूंढ लिए हैं, जनता भटक जाती है, ये थोड़ी दुख की बात है। जनता को तय करना है कि उनके लिए जरूरी मुद्दे क्या हैं।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर को लेकर जो निर्देश दिए हैं और किस तरीके से उनका पालन हो रहा है, इस पर रिएक्शन है, सुन लेते हैं पहले। तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गाइडलाइन जारी किया है कि जो भी मस्जिद धार्मिक स्थलों पे जो भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उसको कम किया जाए और उसकी तादाद में कमी की जाए। और यहाँ पे तमाम या हमारे शहर की जामा मस्जिद रही हो या शाही मस्जिद हो, तमाम जगह जितनी भी मस्जिद है सब जगह मस्जिदों को इसका पालन किया गया है। अशोक तिवारी, उत्तर प्रदेश से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आना सच में ये साबित करता है कि एक मुख्यमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए कि उसके लिए सब बराबर हो, उसके निर्देश का पालन हो और कहीं पर कोई भी स्थिति खराब ना हो, ये सीएम की जिम्मेदारी है। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश का किस तरह से पालन हो रहा है स्पीकर्स को लेकर, बताइए आप। एक बैठक भी हो रही है अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की। देखिए, निश्चित तौर पर आपको विपनेश याद होगा कि अभी बीते दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर लाउड स्पीकर को लेकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे सीनियर मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। तो उसमें यह तय किया गया था कि जो गाइडलाइन है लाउड स्पीकर को बजाने की, उसका कड़ाई से अनुपालन उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाए और जहां पर भी अवैध लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उनको तत्काल हटवाया भी जाए। तो कल ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जानकारी साझा की गई थी कि तकरीबन 125 उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह है जहां से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। उसमें तमाम धार्मिक स्थल है, वो मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जिस दिन से योगी सरकार की तरफ से इस तरह के निर्देश जारी किए गए, उस दिन से ही इस निर्देश का, इस ऑर्डर का स्वागत भी किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, सभी की तरफ से इसका पूरी तरह से स्वागत किया जा रहा है कि ये लोगों के हित में उठाया गया निर्णय है। तो इस बात की उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि काफी प्रशंसा भी की जा रही है। हालांकि इस पर अभी राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से बीते दिनों जो तमाम सारे जो पुलिस आयुक्त हैं, एसएसपी है, डीएम है, उनको बाकायदा पत्र लिखकर ये कहा गया है कि जहां पर भी अवैध लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में लगाया गया है उनको तत्काल प्रभाव से उतारा जाए या फिर उनकी ध्वनि कम की जाए ताकि उनकी आवाज जो धार्मिक स्थल है उसके परिसर के बाहर ना जाए और लोगों को इसकी परेशानी ना उठानी पड़े। तो इस बाबत बाकायदा पत्र लिखा गया था और यह भी स्पष्ट किया गया था कि आप जहां पर भी लाउड स्पीकर उतरवाने जा रहे हैं, सबसे पहले वहां के धर्मगुरु जो हैं उनसे संवाद कीजिए, उनसे बैठ के बातचीत कीजिए ताकि कोई भी तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि दूसरे राज्यों में जिस तरह की एक बड़ी बहस लाउड स्पीकर को लेकर छिड़ी हुई है, कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की स्थिति ना बन पाए, कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने, स्थिति पूरी तरह से सामान्य रहे। इसलिए पहला जो उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है वो यही कहा गया है कि सबसे पहले आप धर्मगुरुओं से संवाद कीजिए, चूंकि लाउड स्पीकर किसी भी धार्मिक स्थल पर आज से नहीं बजाए जा रहे, बल्कि ये वर्षों पुरानी एक कह सकते हैं कि परंपरा का हिस्सा है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहां पर इस तरह के लाउड स्पीकर हम लोगों ने सुने हैं। तो सरकार की तरफ से पहली कोशिश यही की जा रही है कि आप संवाद कीजिए, स्थिति किसी भी स्थिति में अब बिगड़नी नहीं चाहिए, सामान्य स्थिति बनी रहनी चाहिए और लोगों की आपको अपनी सहमति के आधार पर लाउड स्पीकर उतारने के लिए प्रेरित भी किया जाए। तो 125 जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर फिलहाल लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। लगातार रोज चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से जिलों में फीडबैक भी लिया जा रहा है। कल भी आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ही मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे। वो तस्वीरें भी हम लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई थी और सरकार की तरफ से उसकी जानकारी भी साझा की गई थी। तो अभी पूरी कोशिश लाउड स्पीकर के विवाद को रोकने की जा रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जनपद हैं जो संवेदनशील जिले माने जाते हैं, लिहाजा उन जिलों पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है और इसकी जो बड़ी पहल है वो उत्तर प्रदेश के बड़े आप कह सकते हैं मंदिरों या मस्जिदों की तरफ से की गई है, जहां पर उनकी आवाज अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से धीमी की गई और एक संदेश देने की कोशिश की गई। तमाम सारे धर्मगुरुओं की तरफ से एक अपील भी जारी की गई। ये एक अच्छी तस्वीर है, एक बहुत अच्छी कोशिश भी है। और अशोक तिवारी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में ये प्रयास हो सकते हैं, अन्य राज्यों में सरकारें क्यों नहीं कर सकती? प्रभाकर मिश्रा, मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूं। राजद्रोह की धारा पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। कई बार हमने देखा अदालत ने यह भी कहा है कि जब भी कोई मामला पहुंचा है तो साफ तौर पर कहा है, हमने सुना है प्रभाकर मिश्रा, कि यह सिर्फ एक सियासत है, सियासत के चश्मे से जो देख रहे हैं उनको कोर्ट किया है बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो सब हलचल चल रही है, आप खुद देख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि चुनाव के चलते हो रहा है या सच में इस तरीके का मामला है? विप्लेश, आज सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह की धारा 124A जो आईपीसी में दी गई है उसके खिलाफ एडिटर्स गिल्ड की एक पिटीशन पड़ी थी
उस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से उसका जवाब मांगा था, उसकी राय मांगी थी, आज उस पर सुनवाई होगी। ये इसलिए जानना महत्वपूर्ण है कि मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ने और मुख्यमंत्री आवास के सामने पढ़ने की जिद को लेकर के मुंबई के महाराष्ट्र के दो नेताओं के खिलाफ वो धारा लगाई गई है। ये कोर्ट बाद में चीज़ें होंगी, क्या होंगी नहीं होंगी विपनेश, लेकिन अभी जो चर्चा हुई थी, चर्चा की शुरुआत हुई थी गदाधारी, घंटाधारी और माफ़ी के साथ, अपने दर्शकों के से माफ़ी के साथ, कि इन शब्दों को सुनने में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को कम से कम अपने लोगों, देश के लोगों, ज़मीनी मुद्दों का घंटा सियासी पार्टियों को परवाह नहीं है। ये घंटा डेरोगेटरी वर्ड है, स्लैंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन यही सच है। और एक बात और, जैसा उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया विपनेश, जब कोई सरकार, जब कोई सियासी पार्टी किसी मुद्दे को ख़त्म करना चाहती है तो उसे सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश से। मैं इस मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश की तारीफ होनी चाहिए कि योगी सरकार ने वो करने की कोशिश की है, वो हो रहा है, वो होता हुआ दिख रहा है कि विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, वो विवाद उत्तर प्रदेश में नहीं हो, इसके लिए शासन से एक आदेश जारी होता है, सर्कुलर जारी होता है और उसका लोग पालन करते हैं। और विपनेश, इस देश में सरकारों के प्रति और अदालतों के प्रति आम जनता, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, उसे बहुत आस्था होती है। और तभी आपने देखा कि देश के सबसे संवेदनशील मामले में, अयोध्या मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, दोनों धर्म के लोगों ने, दोनों संप्रदाय के लोगों ने, एक ऐसा मसला जिसने वर्षों से देश को बांट रखा था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों समुदाय के लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक आदेश सुनाया था। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कह दिया कि इससे कोई मतलब नहीं कौन धर्म है, हिंदू है या मुसलमान है, मंदिर है या मस्जिद है, जहां पर भी अवैध लाउड स्पीकर लगे हैं या कानून का पालन नहीं हो रहा है, उसे उतारना पड़ेगा। कोई सियासत नहीं होगी, लेकिन ये बात तब होगी जब सियासी पार्टियां, सरकार सियासत नहीं करना चाहती। अगर ये काम उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश से बाकी राज्य क्यों नहीं सीख सकते? उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र इस बात को क्यों नहीं सीख सकता? योगी आदित्यनाथ के इस कदम से उद्धव ठाकरे क्यों नहीं सीख सकते? और कुछ मामलों में सियासी पार्टियां अनुकरण खूब करती हैं, खासकर सियासी मसले पर, और धर्म के मामले में जो सियासत होती है उस पर तो खूब अनुकरण होता है। तो कम से कम इस मामले में उत्तर प्रदेश का अनुकरण महाराष्ट्र को करना चाहिए। और अगर जैसे महाराष्ट्र सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि लाउड स्पीकरों के लेकर सियासत हो रही है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको पता है कि यही सियासी मुद्दा है और इसी के आधार पर सियासत हो रही है, तो आपके पास मौका है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप इस मसले को, सियासत के मसले को आप खत्म कर दीजिए। आप भी एक सर्कुलर जारी कीजिए, आप भी एक आदेश पारित करिए और लाउड स्पीकर की जो आवाज की सीमा है कम कर दीजिए, या जितने अवैध लाउड स्पीकर हैं उन्हें उतार दीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस तरह से महाराष्ट्र में भी हो सकता है, सियासत खत्म की जा सकती है। विपनेश, बिल्कुल सही कहा आपने। श्वेता शालिनी जी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी एक अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आप आई थी और उन पर हमला कर रही थी कि देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, घंटाधारी, गदाधारी, और आपके नेता तो एक कदम और आगे निकल गए, गधाधारी। ऐसे सियासत होगी क्या? देखिए, ऐसा है विपनेश, कबीर दास जी ने बहुत पहले कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट बैठा। देखिए, जिसको राम पता नहीं होना, वो ऐसे ही, जिसको हिंदुत्व पता नहीं है, वो हिंदुत्व के अनेकों प्रकार निकालता है। और इसी तरीके से ये घंटाधारी शब्द और गदाधारी शब्द आया है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, देखिए, गदा का तो इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो सकता है, घंटा तो हमेशा भगवान के सामने ही बजता है। तो इसीलिए और बहुत आसानी से आप ये समझिए कि जब उनको ये बोला जा रहा है कि वो गधाधारी हैं, तो गधाधारी क्यों बोला जाता है? गधा बहुत अच्छा प्राणी होता है, लेकिन मालिक के इशारों पर जो मालिक कहता है वो उसको करना ही पड़ता है। अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अपनी अकल है नहीं। तो इसीलिए जब आपको कुर्सी बहुत प्रेमी हो, अभी प्रभाकर मिश्रा जी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि यदि उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो ये सियासत महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। और राजीव रंजन जी को बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एक चिट्ठी लिखी। जी हाँ, बिल्कुल चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी इसलिए लिखी है क्योंकि
सामना में बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने ये बात लिखी है, संजय राउत जी ने ये बात लिखी है कि बीजेपी नचनिया की तरह एक महिला के इशारों पर नाच रही है। ये तो आपने देखा नहीं, आपने ये भी देखा कि किरीट सोमैया के खून नहीं सॉस लगा हुआ था। तो अभी जब देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बात कही है तो ये कहा है कि किरीट सोमैया जी पर जो हमले हुए हैं, हमारे पोल खोल कोई गड्ढे में गिरेगा तो आप भी गड्ढे में गिरेंगे क्या? बीजेपी के बड़े नेताओं को सूट करता है क्या वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें? देखिए ऐसा है, कई बार उनको उन्हीं के शब्दों में जवाब देना पड़ता है क्योंकि इसी तरीके से जवाब समझ में आता है। अब आप ये बताइए कि जब राज ठाकरे जी ने ये बात कही तो क्या उनको इतनी हिम्मत हुई कि वो सेडिशन के चार्ज उनके ऊपर लगा सके? क्योंकि उनको उनकी भाषा समझ में आती है, वही भाषा है, इसीलिए तो वो अपने आप को गदाधारी कह रहे हैं। गदा तो दुर्योधन के पास हुआ करती थी। तो इसीलिए आप ये बात समझिए, जब वो बात कह रहे हैं कि भाई उनके जो शिव सैनिक थे वो इसलिए खड़े थे क्योंकि वो कानून को अपने हाथ में ले सकते थे। उनको तो 1 मिनट में बेल हो गई। उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई, शाम तक वो लोग अपने अपने घर चले गए। और जिसने क्राइम के बारे में सोचा, ये मन में ये बात सोची कि भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनके ऊपर इन्होंने तमाम धाराएं लगा दी और अभी तक जेल में है। वागीश जी, रामदास अठावले का स्टेटमेंट आया है कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी जड़ राज ठाकरे हैं, उन्होंने शुरुआत की है। इस सारा बवाल उन्हीं की स्टेटमेंट से शुरू हुआ है। भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पूरा का पूरा मुद्दा राज ठाकरे जी ने ही उठाया है और राज ठाकरे जी ने मुद्दा उठाया तो आज उत्तर प्रदेश ने कर दिखाया है। ये योगी जी की तारीफ की जानी चाहिए कि आदित्यनाथ योगी में इतना दम है कि वो कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश ने किया है वो देश के सभी राज्यों में होना चाहिए। आवाज़ राज ठाकरे जी ने महाराष्ट्र से उठाई है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इसे करना नहीं चाह रही है, टालम टोल करने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ के गृह मंत्री ने सुनाया तो सही, लेकिन उसको पालन करने के लिए वो अभी तक तैयार नहीं है। उसमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग न्याय करने की बात कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना, जो हिंदू धर्म के लिए है वही मुस्लिम धर्म के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अजान के लिए एक नियम और आरती के लिए एक नियम। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है वो एक मार्क बन गया है और बेंचमार्क को अगर दूसरे राज्य भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ना तो सियासी मुद्दा होगा, सामाजिक समस्या है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इसका हल कर सकती है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सभी राज्यों में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो राज्यों की इच्छाओं पर नहीं है, असल में वो सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी है, लेकिन अब तक राज्यों ने इसे गंभीरता से लिया नहीं। अब जब राज ठाकरे जी ने ये मुद्दा उठाया तो पूरे देश में इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और उत्तर प्रदेश ने करके दिखा दिया है। हमें पूरा यकीन है कि रामदास आठवले जो आज ये जड़ और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपने किया है, अदालत को जो चैलेंज किया है उसकी बात नहीं करेंगे आप, इससे आप बच जाएंगे। माहौल खराब करने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी, आती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को, इस निर्देश को, इस पहल को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्या ये भय की वजह से हो रहा है या फिर जनता ने मान लिया है कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा कि सबको साथ लेकर चले, सबके हित के बारे में सोचे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक सहिष्णुता दृष्टिकोण रखती है और हम ये कहते हैं कि जो न्याय होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। समाजवादी पार्टी ऐसा विपक्ष नहीं है जो विषयहीन, जो कि जनता के विकास से जुड़ा हुआ मामला ना हो, हम उसे राजनीति का अड्डा नहीं बना सकते अपने लिए और स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूँ, हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है लेकिन धर्म सापेक्ष है, क्योंकि यहाँ सभी लोगों को अपने अपने धर्मों की मानने की आजादी है। हमारे जो आर्टिकल्स तमाम मूल अधिकार प्रदान करते हैं, अगर उसमें अभिव्यक्ति की आजादी है तो उसमें पूजा करने, अपने धर्म को मानने की भी आजादी है, उसके साथ साथ जो है निजता का भी अधिकार है। तो ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए 2005 में एक वर्डिक्ट दिया। 1 मिनट रुकिएगा सर, एक बड़ी खबर आ गई है, मैं इसका रुख कर लेती हूँ। अलवर में मंदिर तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है जोरदार तरीके से। मंदिर तोड़ने के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी के तमाम बड़े नेता
इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, ये जन आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से अलवर में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में ये रैली निकाली गई है। हाथों में झंडा है, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल हैं। ये तस्वीर अलवर से सामने आई है। आपने देखा कि दिल्ली में जो हाल हुआ, उसके बाद राजस्थान में भी वो एक्शन दिया गया और एक प्राचीन 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। उसके बाद जन आक्रोश है, बीजेपी के नेताओं में गुस्सा है और ये उसी का एक नमूना आप देख रहे हैं। अलवर में मंदिर तोड़े जाने का विरोध बीजेपी कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर अलवर से। कपिश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कोर्ट ने एक डिसाइड किया था कि 60 डेसिबल से ज्यादा की पावर नहीं होनी चाहिए जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, और वो सभी जगहों के लिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जो भी हमारे मैरिज हाउसेस हैं या इस तरीके के जहां पर समारोह होते हैं, ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। लेकिन देखिए, इसको हमारी सरकारों ने किनारे रखा। उसका कारण था कि सहिष्णुता थी भारत में, एक दूसरे के धर्म का अदब भी था, और जो धर्म की चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, रामचरितमानस का पाठ हो, हनुमान आपने मेरे चालीसा हो, सवाल का या जवाब नहीं दिया। सीएम की इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी उनकी बात मान रहा है? लाउड स्पीकर रिमूव कर दिए गए तकरीबन 125 जगह से, उसमें हिंदू समुदाय भी शामिल है, सब उनकी बात मान रहे हैं, कोई कहीं पर भी माहौल खराब करने जैसी स्थिति नहीं है और सब तारीफ कर रहे हैं सीएम के इस पहल की। मैंने तो पहले ही कहा कि सकारात्मक जब विपक्ष होता है तो इस तरह के मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाता है, क्योंकि इससे देश का या प्रदेश का कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है। जहां सहिष्णुता थी तो 75 साल से ये सारी चीजें चली आ रही थी। एक दूसरे का सम्मान होता था, धर्म का भी सम्मान होता था और सकारात्मक एनर्जी निकलती थी। अगर भजन संगीत या इस तरीके से चीजें होती थी, आजान होती थी। लेकिन बावजूद इसके जब देश इस स्तर पर आकर के खड़ा है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं, यहाँ पर आपने पूरी बात कह दी कपिल जी की कोई सकारात्मक पहल होती है तो विपक्ष मुद्दा नहीं बनाता है। राजीव, ये एक अच्छी बात है कि विपक्ष भी उसकी सराहना कर रहा है जो सीएम योगी ने कदम उत्तर प्रदेश में उठाया है। सवाल यह भी है कि जब सीएम योगी इस तरीके की कोशिश कर सकते हैं तो तमाम राज्य ये पहल क्यों नहीं कर सकते? वहां पर ये भड़काऊ बयान, इस तरीके की कोशिश, दादागिरी देख लेंगे, इन सब से दूर होकर एक ऐसी पहल भी तो हो सकती है। देखिए, योगी सरकार की जो पहल है निश्चित रूप से सराहनीय है और जिस तरीके से सारे धर्मों ने और सारे लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो भी उत्तर प्रदेश का बहुत सराहनीय है। और तीसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के कहीं कोई विवाद है भी नहीं। मैंने बहुत सारे दोनों धर्मों, तीनों धर्मों के धर्मगुरुओं से बात की, तमाम लोगों का ये कहना था कि हमको अजान से भी कोई दिक्कत नहीं है और हमको भजन से भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसी जगहों से कार्यक्रम किया जहाँ मंदिर और मस्जिद की एक ही बाउंड्री वॉल है, यहीं गोरखपुर के बड़लगंज जगह में। वहाँ भी उन्होंने कहा 50 साल से अजान बज रही थी, क्या है जब हमारे भजन का टाइम, जब उनके अजान का टाइम होता है हम भजन कम कर लेते हैं। ये सब चलता रहता है। कुछ उपद्रवी तत्व है, जब कभी लाइट काट देते हैं, कभी दोनों तरफ से ऐसे है और उसकी वजह से कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोई विवाद या तनाव जैसी स्थिति नहीं हुई। ये कोई मसला नहीं है। हनुमान चालीसा चाहे भजन अपने घर में पढ़िए। अगर किसी को डिस्टर्बेंस है, मुस्लिम की बात छोड़िए, अगर हिंदू आके भी कहता है कि हमारे घर में कोई अपशगुन, अपना कोई दुखद घटना घट गई है या हमारे घर में बच्चों का एग्ज़ाम है या हमारे घर में माहौल ठीक नहीं है, तो हम अपना लाउड स्पीकर ऑफ कर देते हैं। मुस्लिम का ये कहना था कि अजान चूँकि एक तरह से पुकार है, इसलिए हम आसपास के आवाज़ पहुंच जाए लोगों तक, इतनी आवाज़ रखना चाहते हैं। अगर इस पर भी तैयारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम भी बंद कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सबसे ज़्यादा जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा देश की पॉपुलेशन है, वहाँ अजान हनुमान सरकार की वजह से आप कह सकती हैं कहीं पर कोई विवाद का विषय नहीं बना। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये अजान और हनुमान से ज़्यादा अभी जब सावन में ये कांवड़िया यात्रा करने निकलते हैं और वो जो डीजे बजाते निकलते हैं, वो जो स्पीकर बजाते निकलते हैं, उससे पता नहीं धर्म के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आम लोगों को जो परेशानी होती है, आप भी अगर कभी हरिद्वार के रास्ते में जाएं और वो जो ट्रैफिक और वो जो आवाज़ चीखती चिंगारती आती है, अभी और जगह जगह उन्होंने मंच भी लगाए होते हैं, अभी वो महीना भी आना बाकी है। उस समय इस सरकार का लाउड स्पीकर पर क्या निर्देश रहेगा और कितना पालन किया जाएगा ये हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने निश्चित तौर पर सराहनीय काम किया। ये कहने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मैं 10 जिलों के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए। केजे श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवास्तव, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता हमें नजर आ रहे हैं इस जन आक्रोश रैली में, क्या कहते हुए ये विरोध हो रहा है वहां पर?
जी देखिए, अलवर में करीब 300 साल पुराने मंदिर ढहाए गए, गौशाला ढहाया गया। उसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से साफ कह दिया गया कि मंदिर बनाया जाएगा। और जो प्रस्ताव नगर परिषद में पारित किया गया, उनके ईओ को भी राजस्थान सरकार की ओर से हटा दिया गया। तो राजस्थान सरकार डैमेज कंट्रोल की अभी स्थिति में है। लेकिन बीजेपी के जो सांसद हैं बाबा बालकनाथ अलवर से, उन्होंने आज साधु सन्यासियों के साथ लेके, अपने समर्थकों को साथ लेके आक्रोश रैली निकाली है। उनका यह कहना है कि ईओ को जिस तरह से बर्खास्त निलंबित किया गया है वह गलत है, क्योंकि ईओ ने तो वही काम किया था जो राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें निर्देश दिए गए थे, यानी कि अतिक्रमण हटाना, मंदिर हटाने को। ये जिस तरीके से मंदिर हटाया गया था उसके भी खिलाफ है कि इस तरह से किसी मंदिर को, शिवलिंग को तोड़ा जाना पूरी तरह गलत है। और इसी को लेकर आज आक्रोश रैली शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली जा रही है। कलेक्ट्रेट तक ये रैली अब पहुंचने ही वाली है और इसमें भगवा रंग के कपड़े पहने हुए कई सारे आपको साधु संत भी नजर आ जाएंगे और इनका नेतृत्व बाबा बालकनाथ, जो कि अलवर के सांसद हैं, वे कर रहे हैं। इनकी केवल इतनी ही मांग है कि हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ इस तरह से तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए और अलवर के जो ईओ का निलंबन सरकार ने 2 दिन पहले किया था वह पूरी तरह अनुचित है, उन्हें वापस से बहाल किया जाना चाहिए। अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ, देखिए आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर तोड़े जाने के विरोध में ये बीजेपी की तरफ से रैली निकाली जा रही है और सरकार का विरोध हो रहा है, जबकि राजस्थान सरकार कह चुकी है कि मंदिर बनवाएंगे। उधर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। श्वेता जी, ऐसे ही होता रहेगा क्या? अगर आप एक्शन लेंगे तो वो रैली निकालें और वो एक्शन लेंगे तो आप रैली निकालें, सियासत ऐसे ही चलती रहेगी और तमाम जो अहम मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर दीजिए, एक कोने में उनको रख दीजिए? देखिए विपनेश जी, आप समझिए, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने ये बात कही कि यदि आप विपक्ष में बैठते हैं तो आपको धरना करके अपनी बात किसी तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी चीज देखिए, ये जो अभी आप चित्र दिखा रही हैं, ये जो वीडियोस आप देख सकती हैं, ये किस लिए है? अलवर में मंदिर को तोड़ा ही नहीं गया, यहां पर जूते पहनकर परिसर में पहुंचकर शिवलिंग को बकायदा काटा गया। तो जब हम विरोध कर रहे हैं तो हम ये बात कह रहे हैं कि इतनी सारी मस्जिदों पे कार्रवाई हुई, इतने सारे डिबेट्स हुए, बुलडोजर के बारे में हमने इतनी बार विवाद किया, लेकिन एक भी आप ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां पर मस्जिद के अंदर या कुरान के साथ छेड़खानी की गई हो? नहीं की गई। लेकिन क्यों हिंदू धर्म में, हिंदू मंदिर के अंदर शिवलिंग के साथ बकायदा 100 के साथ उसे काटे जाने से क्या यहाँ पे 80% आज भी हिंदू रहते हैं? हमारा देश है, तो क्या हमें हिंदू होने पर शर्म आनी चाहिए या हमारी सरकार को जानबूझकर ये काम ऐसा करना चाहिए ताकि हिंदू शर्म महसूस करें? नहीं, तो दिल्ली में जो एक्शन हो रहा है, जिसकी जद में तमाम मंदिर आ रहे हैं, तो फिर वहां पर भी बोलिए ना। आप एक तरफा क्यों बोलते हैं आप लोग? आती हूं मैं। वागिश जी, आपका रिएक्शन क्या है? अब क्या और भी मुद्दे उठाएंगे? चलिए, ये एक मुद्दा उठाया, 3 मई के अल्टीमेटम पर सबकी नजर है कि पता नहीं क्या होगा अब आगे। जो 3 मई का अल्टीमेटम दे रखा है राज ठाकरे ने, पता नहीं क्या करेंगे वो अब। विपनेश जी, ये मुद्दा तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कल की ही घटना है कि लोड शेडिंग के विरोध में हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार को जगाने के लिए हमें धरने प्रदर्शन तो करने पड़ेंगे। जो जनता की समस्या है उनको उठाना हमारा कर्तव्य है। लोड शेडिंग की चिंता नहीं है महाराष्ट्र सरकार को। गदाधारी, भीमधारी, घंटाधारी, ये सब कह के चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। जैसे शांति से उत्तर प्रदेश ने कर दिया, उसी तरह से शांति से महाराष्ट्र में ये मुद्दा खत्म किया जा सकता था, लेकिन मुद्दा खत्म करने के बजाय इसको राजनीति करनी है। दूसरी समस्याएं, जो निकृष्टता है, जो निष्क्रियता है, उसकी तरफ ध्यान ना जाए, भ्रष्ट मंत्रियों की तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसको भटकाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री जेल में है, नवाब मलिक, जिस पर आरोप है कि वो दाऊद का व्यक्ति है। उसका मंत्रिमंडल से इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया है, जेल में बैठा के रखा गया है। उस पर कोई आवाज उठाए तो
वो सांप्रदायिक हो जाता है, वो हिंदुत्ववादी हो जाता है, वो अलग तरीके से उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। हम तो मुद्दे उठा रहे हैं, सिर्फ हम हिंदुत्व या मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, जन समस्याओं की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार को सुनाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। कपिश जी, आपका रिएक्शन? ये नेता ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कपिश जी कि इस तरीके के मुद्दे उठाकर आप बांट रहे हैं, या फिर वोट के लिए ये सब जरूरी है, ये करना जरूरी है? अगर ये नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। विपनेश, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप उत्तर प्रदेश को अगर आप नजीर बना रहे हैं तो वो नजीर इसलिए है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। लेकिन ये चीज महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर नहीं। अभी हमारी बहन राजस्थान के अंदर बोल रही थी, जो वहां पर नगर निकाय का बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और उसने ये पारित किया था, उसके आदेश पे ये तोड़ाई हुई है। सरकार ने तो उसे रोका है और फिर से बनवाने की बात कह रही है, और खुद ही हल्ला हंगामा कर रहे हैं, खुद ही जुलूस निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को देख रहे हैं। और आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हम लोग अगर निकालते हैं तो लाठीचार्ज किया जाता है, आंगनबाड़ी की बहनों का सर खोल दिया जाता है, शिक्षकों के ऊपर प्रहार किया जाता है, तब लोकतंत्र को नजर नहीं आता। अगर आरक्षण से हमारे बच्चे बैठते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है पुलिस से। यह है योगी सरकार की असलियत। लेकिन हम सकारात्मक मुद्दे चाहते हैं, देश में वही मुद्दे सकारात्मक भूमिका सरकार भी निभाए और विपक्ष भी निभाए। आप भी एक पहल सकारात्मक कीजिए कि ये सब आप भी छोड़ दीजिए, और जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो आपको मालूम है कि क्या है जो आप उठाते हैं, उनको लेकर अब आ जाइए सड़क पर। आप एक अच्छी पहल कीजिए विपक्ष होने के नाते, वो मुद्दे आप उठाइए जो सरकारें नहीं उठा रही हैं। एक लास्ट मिनट बचाए, प्रभाकर मिश्रा आपको देना चाहती हूँ वक्त। प्रभाकर मिश्रा, ये कब तक चलता रहेगा देश में? क्या कोई ऐसा वक्त आएगा जब इन पर विराम लग पाएगा, ये सब चीजें रुक पाएंगी, एक अच्छी पहल हो पाएगी, असल मुद्दों पर बात हो पाएगी? क्या वो वक्त आ पाएगा कभी? विपनेश, 2 दिन पहले जब महाराष्ट्र में इसी मसले पर सर्वदलीय बैठक की बात हुई तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि एक अच्छी तस्वीर है और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसी सर्वदलीय बैठक में जो बुलाया उस पार्टी का नेता भी नहीं आया, मुख्यमंत्री नहीं आया, जिस नेता ने इस विवाद को खड़ा किया वो खुद नहीं आया। तो मतलब ये कि जब तक नीयत में खोट रहेगा विपनेश, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। और चूंकि दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां लोकतंत्र में सियासत करती ही करती हैं। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सियासत होती है गैर जरूरी मुद्दों पर होती है, और धर्म पर, हिंदू मुस्लिम पर कुछ ज़्यादा ही होती है। विपनेश, हम उम्मीद करेंगे कि ये वो समय भी आएगा जब इस पर सियासत नहीं होगी। और मैं चूंकि सकारात्मक आदमी हूँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद आप भी कीजिए, उम्मीद हमारे दर्शक भी करें, उम्मीद हम भी ये बात करते सच है प्रभाकर मिश्रा। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब आप अच्छा सोचेंगे नहीं तो अच्छा करेंगे कैसे? और देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है, सर्व धर्म वाला ये देश है और धर्म पर ही जमकर यहाँ पर सियासत होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।